कोई भी टूर्नामेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर के बिना अधूरा है और टूर्नामेंट डायरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी आयोजन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदित्य खन्ना जी, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं डेविस कप के। आपका स्वागत है। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए मेरे से। आदित्य जी, क्या कहेंगे आप? डेविस कप का मुकाबला डेनमार्क से 4 और 5 तारीख को शुरू होने वाला है और पहले टूर्नामेंट 3 दिन के होते थे और अब 2 दिन के हो रहे हैं, तो कितना हेक्टिक रहता है उसको आयोजित करना? देखो पहले टूर्नामेंट 3 दिन का होता था। डेविस कप पहले बेस्ट ऑफ 5 सेट होते थे और पहले 2 सिंगल फिर एक डबल्स फिर आखिरी दिन 2 सिंगल। और अब फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले दिन 2 मैच होते हैं, अगले दिन 3 मैच, पर ये बेस्ट ऑफ 3 सेट्स होते हैं हम। पर एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो 2 दिन की हो या 3 दिन की हो, बात तो वही हो जाती है। एक दिन एक्स्ट्रा का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एज एन ऑर्गेनाइज़र हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज सारे चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी, स्टैंड क्रिएशन, प्लेयर अराइवल, सबके प्रोटोकॉल्स तो सारे ही फॉलो करने हैं, चाहे वो 2 दिन को हो या 3 दिन के हो। लेकिन खिलाड़ी को तो फर्क पड़ता है ना। जो डबल्स वाला खिलाड़ी अगर मान लो सिंगल्स में, रिवर्स सिंगल्स में उतरता है, तो उसको एक दिन में 2 मैच भी खेलने पड़ सकते हैं। बिल्कुल खिलाड़ी को फ़र्क पड़ता है, पर क्योंकि वो बेस्ट ऑफ 5 सेट्स नहीं खेल रहे और वो बेस्ट ऑफ 3 सेट्स खेल रहे हैं, तो उससे थोड़ा कम प्रेशर है। पर जब खिलाड़ी को 2 मैच एक दिन में खेलने पड़ जाए, वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। पर पहले बेस्ट ऑफ 5 सेट्स खेलने होते थे, तो कई मैच बेस्ट ऑफ 5 सेट भी चले जाते हैं और फाइनल सेट अगर लंबा चले जाए तो और 4 घंटे भी चल सकता है, 5 घंटे भी चल सकता है। पर बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में कम से कम ये है कि खिलाड़ी को लिए थोड़ा थोड़ा आसान है। पर जिस दिन उसको 2 मैच खेलना पड़े, तो वो फिर बात कुल मिला के वहीं हो जाती है, आई थिंक। आदित्य जी, डेनमार्क की टीम कब आ रही है? डेनमार्क की टीम बस अब अगले 3-4 दिन में आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि वो भी अपने ग्रास कोर्ट की प्रिपरेशन करना चाहेंगे और उनके प्रैक्टिस कोर्ट्स भी तैयार हैं। तो वो फुल्ली रेडी होंगे ताकि उनको भी पहले माहौल से वो यूज़ टू हो सकें और वेदर कंडीशंस और कोर्ट कंडीशन से बिल्कुल यूज़ टू होके अपनी प्रिपरेशन चालू कर चुके मैच के पहले। आई थिंक अगले 1-2 दिन में ही आ रही है बल्कि। तो उनके जो टूर्नामेंट के जो टॉप प्लेयर हैं, उनके यानी डेनमार्क की टीम के जो प्लेयर हैं, होलगर, वो नहीं आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? कितनी राहत है भारत के लिए? नहीं, ये देखो, ये तो ऐसी राहत थोड़ी है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारे प्लेयर ही डेनमार्क के बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो शायद ऊपर की रैंकिंग के थे ना, हम हमारे खिलाड़ियों की तुलना में। अब मैं तब भी मानता हूँ कि देखो, चाहे वो भी आते तो हमें ऐसा कुछ, हमको तो अपने ओपोनेंट को एज वो सेम ही लेना चाहिए। आई एग्री कि वो 85 रैंक के प्लेयर है और फॉर्मर ग्रैंड स्लैम जूनियर चैंपियन भी है और जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं। पर एज ओपोनेंट, एज इंडियन टीम, हमें वो सब देखने का नहीं है। हमको तो देखना है हमारा ओपोनेंट उतना ही मजबूत है, चाहे वो जो भी हो। हम उसको भी हम ट्राई करते पूरा हराने के लिए, और जो नई टीम और जो टीम जो आई है वो भी उतनी ही मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कम है। ऑन एनी गिवन डे वो स्ट्रांग हो सकता है, वो उस वर्ल्ड नंबर 85 से भी, वो डेनमार्क का दूसरा प्लेयर। तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। इसको लेना चाहिए कि चलो आपका थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया है, पर ओपोनेंट तब भी उतना ही मजबूत भी आएगा। आज रोजर फेडरर 35 के बाद भी कहर बरपा रहे हैं। रफाल नडाल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपने जो एक बीड़ा उठाया है 35 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों का टूर्नामेंट कराने का, उसके पीछे क्या मंशा है? क्योंकि क्या खिलाड़ी की उम्र अब बढ़ नहीं गई है कि 40 साल तक वो खेलता रहता है एक्टिव टेनिस में? देखो, एक तो प्रोफेशनल सर्किट है जहाँ पे नडाल और फेडरर ये भी 35 के ऊपर जाके ये फुल्ली परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स, लिएंडर पेस ही खुद आई थिंक अभी रिटायरमेंट लिए उन्होंने हाल ही हाल, और आई थिंक इज़ 46 या 47 में जाके लिए। तो आज की डेट में देखो, स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल स्टाफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, टीम्स के साथ जो ट्रैवल करती है उनको प्रोटेक्ट करती है, तो इनके लाइफ स्पैन बढ़ गए हैं। और ये अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी स्पोर्ट्स साइंस के साथ, अच्छी मेडिकल स्टाफ के साथ, अच्छी टीमों के साथ सब ट्रैवल करते हैं, जो इनकी इंजरी से इनको प्रोटेक्ट करती है। इस हिसाब से इनकी लाइफ स्पैन ऑफ टेनिस बढ़ गई है। कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, जैसे एंडी मरी और मार्टिन डेल पोट्रो, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट, फिर एंडी मरी की बैक इंजरी हुई, हिप इंजरी हुई, उन्होंने सर्जरी करा के वापस आए हैं। पर ओवरऑल आप देखोगे तो रिटायरमेंट एज हर प्लेयर की बढ़ गई है। कई बीच में हैं 2-3 खिलाड़ी जिनको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़े, पर अगर खिलाड़ी में दम है और उसे इनेबल करे, और ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, यहाँ पे आप अपने हक से हो, आप किसी का स्पॉट नहीं ले रहे हो। अगर आप रोहन बोपन्ना भी अगर खेल रहे हो, किसी का स्पॉट नहीं ले रहे, वो वर्ल्ड नंबर, इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं डबल्स में। तो ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो जहाँ तक आदमी खेलना चाहे वो खेल सकता है इसमें। तो 35 अबव वाला जो टूर्नामेंट है, उसमें आपकी किस तरह की दूरगामी योजनाएं हैं? किस तरह की लेवल पर आप खेलना चाहते हैं अभी, और उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे जो मैं खेलता हूँ, एक 35 प्लस कैटेगरी है, जो
जो फॉरेन टूर्नामेंट भी होते हैं, इसमें ITF के टूर्नामेंट्स हैं, ये 35+ और आप मानोगे नहीं ये 75+ तक भी जाते हैं। और ये पूरे हर देश में ये 100 कंट्री में ये टूर्नामेंट चलते हैं और हर हफ्ते कम से कम 5 या 6 टूर्नामेंट होते हैं। इसकी भी प्रॉपर रैंकिंग है, प्राइज़ मनी है और सिंगल डबल दोनों मैचेस है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है। इंडिया ने भी इसमें काफ़ी ज़ोर डाल रखा है क्योंकि हम एक स्पोर्ट टेनिस को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि अगर बड़े भी खेलेंगे तो वो अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और एक लाइफस्टाइल फिटनेस के माहौल में जाएगा आदमी। जो अब हम देखें इस दौरान जो कोविड में प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आई थिंक टेनिस एक आउटडोर स्पोर्ट होने के नाते और फिटनेस के नाते बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है और एक ऐसी स्पोर्ट है जो पूरी लाइफ तक आदमी खेल सकता है। तो आई थिंक इंडिया में बढ़ावा दिया हमने 35+ कैटेगरी से लेके हम 65 के टूर्नामेंट्स रखते हैं। और बहुत आई थिंक इंडिया में कम से कम 3 या 4 हज़ार लोग एक्टिवली टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल करते हैं खेलने के लिए, और हमारी टीम भी जाती है इंडिया की, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। चलिए चलते चलते डेनमार्क और भारत में आप बिना भारतवासी होते हुए आप क्या मानते हैं कौन फेवरेट है? बिना भारतवासी होते हुए एक खेल विशेषज्ञ की हैसियत से क्या मानते हैं आप? देखो, अनबाइस्ड व्यू से भी मैं कहूँगा इंडिया इसमें फेवरेट रहेगी इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। एक तो इंडिया की बेटर है। इंडिया के पास बहुत सिंगल्स एंड डबल्स में अच्छी फॉर्म में अभी खिलाड़ी हमारे। फिर हमारे पास होम कोर्ट एडवांटेज भी है, होम कंडीशंस भी है जो ग्रास कोर्ट है, और क्राउड सपोर्ट भी इंडिया के साथ है, और प्रिपरेशन हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो आई फील बिल्कुल एक अनबायस्ड व्यू रखते हुए भी आई थिंक इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट मेरे हिसाब से। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आदित्य खन्ना, जिनका साफ तौर पर कहना था रैंकिंग हो, ग्रास कोर्ट हो, ये सब चीज़ें भारत के अनुकूल हैं और भारत फेवरेट है डेनमार्क के खिलाफ होने वाले डेविस कप मुकाबले के लिए। नमस्कार।